श्री राम। मदन राठौड़ जी को जय श्री राम। सब कार्यकर्ता बहनों भाइयों को जय श्री राम। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार, खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए जिसकी आवाज राजस्थान की विधानसभा तक जानी चाहिए। फिर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। बहुत ही शानदार और जानदार आज आपका ये जनसभा में आप लोगों का आगमन, और मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से और विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में हमारे लाडली मंत्री हमारे जिले के लाल संजय शर्मा भी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। संजय शर्मा जी अभी पहुंचे हैं। मैं संजय शर्मा साहब आपसे भी कहूंगा एक बार जनता का अभिवादन जरूर आप करिएगा। बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे हैं कि संजय शर्मा जी आ रहे हैं, लेकिन संजय शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय के साथी थे। और मैं अब आग्रह करता हूं स्वागत के लिए हमारे मंडलियों के 5 अध्यक्ष, हमारे नगर पालिकाओं के चेयरमैन, हमारे पार्टी के दोनों जिला उपाध्यक्ष और भाई सुखवंत सिंह जी से और भाई जय आहूजा साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बार बड़ी माला के द्वारा, और साथ में अशोक जी गुप्ता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का और सभी नेताओं का बड़ी माला के द्वारा इस विधानसभा के तमाम जो भाई बहन उपस्थित हुए हैं सबके हाथ लगे इस माला में। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए आशीर्वाद के रूप में। भजन लाल जी जो आज आपको आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं, आपको संबोधित करने के लिए आए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का बहुत बहुत इस रामगढ़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही मैं ओट समाज के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप भी जाएं, और सुदेश जी खामरा साहब आपसे भी आग्रह करूंगा। और ऐसे में बहुत ही पूजा पाठी व्यक्ति पंडित धर्मवीर शर्मा जी आज ही अपने भर्तृ जी महाराज के चरणों में जाकर आए हैं। इन्होंने कहा मैंने वहां पूजा पाठ की है और भर्तृ बाबा के चरणों की माला लेकर आया हूं और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पहनाऊंगा। भर्तृ जी महाराज का आशीर्वाद उनको मिले, ऐसा संकल्प लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई हमारे इस भारद्वाज जी जो भी दुपट्टा उठाकर स्वागत कर रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि स्वागत का दौर, ये रामगढ़ की जनता, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये हमारे पत्रकार मित्र हैं। आज के इस कार्यक्रम को सब लोग देश और दुनिया में रामगढ़ की आवाज को पहुंचाने वाले हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग शांति और धैर्य के साथ बैठिए। बहुत लंबे समय से आप 12 बजे से यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आपके धैर्य को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये रामगढ़ की वो धरती है जहां हमेशा सदैव प्यार मिला है। ये संगठन की धरती है, किसानों की, मजदूरों की धरती है, और ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो राजस्थान की विधानसभाओं तक भी पहुंचे हैं, जनसेवक बनकर भी काम किया है। और बड़ी खुशी का अवसर है आज हमारे इस बीच में, जहां हमारा रिश्ता नाता है। 1991 में मेरी शादी हुई थी गंडूरा गांव में, और जिस परिवार में मैं आया था, नंदलाल जी पटेल बाबू साहब की बड़ी कृपा थी। उन्होंने कहा था कि जब राजनीति में आए हो तो ईमानदारी के साथ काम करना। और मुझे इस समय याद आता है 1998 में वो उनके सुपुत्र चाचा ससुर राजेंद्र गंडूरा जी इसी जनता के आशीर्वाद से विधायक बने थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी का बहुत मन था कि राजेंद्र जी गंडूरा का परिवार बहुत लंबे समय से कांग्रेस में है, हमारी पार्टी को पूरे जिले के साथ साथ राजस्थान में फायदा हो, नंदलाल जी पटेल का पूरा परिवार हमसे जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी इस आपके भावनाओं से प्रेरित होकर, आपके प्यार से जुड़कर भूपेंद्र यादव जी हमारे सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ उपस्थित हैं। ये बड़ा सीधा साधा परिवार गंडूरा का रहा है। राजेंद्र गंडूरा जी विधायक रहे,
बहुत लंबे समय तक पार्टी के पदाधिकारी रहे, आज भाजपा परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, आपके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा, भाई संजय शर्मा से आग्रह करूंगा कि राजेंद्र जी गंडूरा साहब का दुपट्टा पहनाकर एक बार भाजपा परिवार में शामिल करें। मैं तमाम माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, मुझे पता आपको प्यास लग रही है, आप अपने स्थान पर बैठिएगा, बहुत लंबे समय से आप यहाँ हैं, आप बैठिए, कुछ समय के लिए और बैठना है आपको। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजेंद्र गंडूरा जी का, और मैं समझता हूं कि आप सबकी बहुत बड़ी कृपा है। सुखवंत सिंह जी को जिताने के लिए हमें पूरी तैयारी के साथ पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़नी, ऐसी विनती आपके चरणों में करना चाहता हूं। और मैं सीधा निवेदन करता हूं संजय शर्मा जी से, एक बार आप आए। चलिए, मैं भाई सुखवंत सिंह जी से आग्रह करूंगा, आप हमारे बहुत सीधे साधे प्रत्याशी हैं। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा करी है कि मेरे पड़ोस में ही विधानसभा के बराबर में कमरा जो सरकारी मकान मिलने वाला है, उसी में साथ में रखूंगा। और मैं सुखवंत जी से आग्रह करूंगा कि बार आए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अरे महाराज जी, बोलना पड़ता है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी, वो हमारे बीच में पधारे हैं रामगढ़ की धरा पर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके साथ पधारे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ियां भी समाप्त हुई। सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा जी जो भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनसे हमको भी बल मिलेगा। एक बार उनका भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आने वाली 13 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपको याद होगा कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी सांगानेर से विधायक बने, पहली बार विधायक बने और आज वो प्रदेश के मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को मौका देती है जो काम करता है। तो इसका उदाहरण है नायब सैनी जी, जिनको भी लोकसभा सांसद रहते हुए वो हमारे पिछले 23 के लोकसभा में विधानसभा के प्रभारी थे। उस समय यहीं रामगढ़ में मीटिंग ले रहे थे, तब उनको मैसेज आया था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। उसके बाद वो दूसरी बार सीएम बने। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए विश्व का सबसे बड़ा दल है क्योंकि उसको जो काम करता है उसको ही मौका देती है, और जमीन से जुड़े हुए किसान के, गरीब के बेटे को भी मौका देती है। तो वही मौका मुझे भी मिला शीर्ष नेतृत्व से, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यह संविधान की भी ताकत है, जो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की ताकत है। जिनके बनाए गए संविधान के अनुसार हम जैसे गरीब किसान के बेटे को, गांव के बेटे को इतने बड़ा दायित्व मिलता है। नहीं तो राजा का बेटा ही राजा बनता था पहले। तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि मैं आप ही का हूं, आप ही के बीच रहता हूं, आप ही के बीच में पला बड़ा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं और मैं 13 तारीख को मुझे कमल का बटन दबाकर आशीर्वाद दें।
समर्थन दें, जिससे कि पिछली 2 बार से जो रामगढ़ विधानसभा में कमल नहीं खिल पाया, इस बार कमल खिल सके। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, इस बार सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। केंद्र में सरकार हमारी, राज्य में सरकार हमारी, लोकप्रिय सांसद और हमारे मंत्री केंद्रीय सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी का भी यहाँ सानिध्य है। बाकी सारे संजय शर्मा जी, बाबा बालकनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी, सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। तो मैं तो आप सब लोगों से इतना कहता हूं कि अगर इस बार भी रामगढ़ की विधानसभा की सीट हम नहीं जीत पाए तो फिर हम भूल जाएं कि कभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा। इस बार परिस्थितियां अनुकूल हैं, आपको इतिहास रचना होगा और इस तरह का आप जवाब दें कि सामने वाला कभी हिम्मत ही नहीं करे चुनाव लड़ने की। आप सब लोगों के चेहरों से हम पढ़ सकते हैं, सभी विधानसभा में आपका जो प्यार और सम्मान मुझे मिला है, मैं भी आप सब लोगों के बीच का ही हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका कोई मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद यहाँ बना रहे। आपका आशीर्वाद से हम जरूर विधानसभा में पहुंचेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारी जनता के आशीर्वाद से हम विधानसभा जरूर जीतेंगे। यहाँ बड़ौदा में मंडी की समस्या है, कॉलेज की जमीन नहीं है, कृषि मंडी की जमीन भी नहीं है, पेयजल की भी समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याएं तभी हल हो पाएंगी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जब आपका प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचेगा। इस बार संयोग है कि सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। सरकारें दोनों हमारी, एमपी हमारा केंद्रीय मंत्री हैं, और अगर आपका विधायक भी पहुंचता है तो आपके विकास को नए पंख जुड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार चूक मत कर जाना, क्योंकि आगे मौके बहुत कम हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप सब 13 तारीख को ईवीएम के 2 नंबर बटन को दबाकर मुझे आशीर्वाद और समर्थन देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो गिरिराज जी महाराज की। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद बड़े भाई मदन जी राठौड़ साहब, आप आए और देवतुल जनता जनार्दन को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत माननीय मदन जी राठौड़ साहब का। हाइट का फर्क तो पड़ेगा ही। राजस्थान के विकास पुरुष हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रत्याशी भाई सुखवंत सिंह जी, हमारी पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष, और यहाँ विराजमान जय ज्ञान आहूजा जी, और मंच पर समस्त जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे पिछली बार जब मैं यहां आया था तब भी अपार जन समूह था, और आज भी जिस प्रकार का जन समूह यहां पर है, निश्चित रूप से हमें यह विश्वास हो गया कि यह सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अभी हम दौसा से आए, मैंने ये दुपट्टा हटाया नहीं, क्योंकि मेरे कपड़ों की हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री जी को भी दया आ गई। उसका कारण इतना शानदार रोड शो था, बेमिसाल रोड शो, और वहां पर हमको जनता का इतना अधिक प्यार मिला। जनता ने बढ़ चढ़ करके जो हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। निश्चित रूप से हमें राजस्थान की 7 में से 7 सीटें जीतने का पक्का विश्वास हो गया। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात मैं आप सबके सामने कहूं, समय का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आप सबको गवाह बनाकर
एक बात मैं आपके माध्यम से समाज के एक दूसरे वर्ग को भी सुनाना चाहता हूं। देखिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर किसी का ठप्पा मत लगने दो, किसी की छाप मत लगने दो। यदि किसी की छाप लगने दी तो फिर वो तो आपकी चिंता करेगा नहीं और दूसरा भी आपकी चिंता नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? कई लोगों के खाते होते हैं, अकाउंट किसी दुकान पर खुलवा देते हैं कई लोग, और जहां खाता खुलवा देते हैं और उधार से माल खरीदते हैं, और कभी मार्केट में जाओगे तो वो दुकानदार भी जानता है कि ये तो मेरा ग्राहक है, मेरी दुकान पर ही आएगा और मेरे यहां से ही माल खरीदेगा, इसलिए इसकी गरज करने की जरूरत नहीं है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? कोई रोकड़िया आएगा, पहले उसको बुलाएगा और उसको बिठाएगा और अच्छी जगह देगा बैठने की भी, क्योंकि वो रोकड़िया है। यदि सही माल नहीं दिखाया, भाव कम नहीं करे तो ये कहीं दूसरी दुकान चला जाएगा। यह विचार करके वो उस रोकड़ियों को बिठाएगा, पंखा उसकी तरफ करेगा, चाय भी मंगाएगा और उसको अपनी दुकान में से बढ़िया माल लाकर उसको दिखाएगा और भाव भी कम देगा, क्योंकि भाव अधिक लिए तो ये दुकान छोड़कर चला जाएगा। और सभी ग्राहक रोकड़ियों को सल्टाने के बाद जिसका खाता है उसको बुलाएगा और उसको बिठाएगा। कोई पंखा नहीं करेगा, कोई चाय भी नहीं पिलाएगा उसको, और दुकान में से जो सबसे पुराना माल कोई बिक नहीं रहा है वो माल ला करके उसके सामने रखेगा, क्योंकि मालूम है ये तो यहीं से खरीदने वाला है, ये ग्राहक मेरा है, परमानेंट है, इसको दूसरी दुकान से कोई खरीदी करने की जरूरत नहीं है, और वो अधिक भाव भी वसूलेगा। ये होता है कि नहीं होता है? तो मैं उस वर्ग को भी बताना चाहता हूं कि आप रोकड़िया बनो। कांग्रेस ने कभी उनका भला नहीं किया, भला किया है तो हमने किया है। 3 तलाक का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आवास भी दिया है तो हमने दिया है। लेकिन यदि आपके छाप लगी हुई है तो फिर हम क्यों चिंता करेंगे भाई? जब आप परमानेंट ग्राहक किसी के बन चुके हो तो हम क्यों चिंता करेंगे आपकी? तो इसलिए मैं उनसे भी आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि वो भी किसी के साथ अपनी छाप नहीं लगने दें और मुख्य धारा के साथ में जुड़े, विकास के भागीदार बने। निश्चित रूप से इस इलाके में भी विकास होगा। मैं एक बात और बताऊं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी कितना प्रयास कर रहे हैं, कई जगह से जाकर के और निवेशक लाकर के राजस्थान में उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं। ये विदेश में भी गए, वहां से भी लेकर के आए, लेकिन यहां से यदि हमारी पार्टी का व्यक्ति जीत के गया तो वो जो भी कहेंगे मुख्यमंत्री जी उनकी बात पर भरोसा करके और 1-2 उद्योग अपने इस इलाके में निश्चित रूप से लगवाएंगे, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उल्टी पार्टी का व्यक्ति जीत के गया तो पहले तो वो संकोच करेगा, कहेगा भी नहीं, और कहेगा तो किस तरीके से बात करेगा, मुख्यमंत्री जी माने कि नहीं माने, समझ में दिलाएगा तो मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो विकास यदि चाहते हो तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ो। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत पनपाया भाई। मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूं जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहूंगा। कांग्रेस के कई नेता जेलों में बंद रहे। किस लिए जेलों में बंद रहे? कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, आपके गाढ़े पसीने की कमाई उन्होंने खाई थी, इसलिए वो जेलों में बंद रहे और जमानत करवा करके बाहर और राजनीति कर रहे हैं। सोनिया जी भी जमानत पर है, आपको मालूम है, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, प्रियंका गांधी जी भी जमानत पर है, और लालू यादव जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है। कांग्रेस के समय में और
अपने रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो भी जमानत पर है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट करके आए, वो भी जमानत पर है। आपने देखा होगा एक कर्नाटक में DK शिव कुमार, उसके 64 ठिकानों पर छापे पड़े थे और सभी ठिकानों पर कमरे नोटों से भरे हुए मिले थे। आपने टीवी पर देखा होगा, गिनती नहीं हो सकती थी उन नोटों की। वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। आपको पता होगा संजय सिंह, वो जमानत पर है। संजय यादव, वो जमानत पर है। सिद्धारमैया, पार्वती रमैया, वो भी जमानत पर है। कीर्ति चिदम्बरम, वो भी जमानत पर है। वीरभद्र सिंह, वो भी हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी जमानत पर है। अहमद पटेल भी गिरफ्तार हुए थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी गिरफ्तार हुए अगस्ता वेस्टलैंड में चौपर घोटाला में, वो भी जमानत पर है। आपको मालूम है केजरीवाल भी अभी गिरफ्तार रहे थे। यही नहीं, मनीष सिसोदिया वो भी गिरफ्तार हुए। और बोफोर्स घोटाला, सत्यम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कितने घोटाले हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सब नेता कांग्रेस के गिरफ्तार हुए और जमानत पर आकर के राजनीति कर रहे हैं। आपका पैसा था जो आपने गाढ़े पसीने की कमाई से और टैक्स के रूप में सरकार में जमा कराया था, उस पैसे को उन्होंने लूटा। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का नेता आए तो उसे हिसाब पूछिए कि आपके ये नेता जेलों में बंद रहे और किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, हिसाब पूछिए। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आना पाई का हिसाब जनता की सेवा के लिए लगा रहे हैं, तभी तो। और फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे हैं, सड़कें बन रही है और बिजली का इंतजाम हो रहा है, चिकित्सा का लाभ जनता को मिल रहा है और सारे विकास के काम हिंदुस्तान की जनता के लिए कर रहे हैं। हमारे भजन लाल जी भी इसी प्रकार से, और जनता के हितों का पैसा जनता के लिए लगा रहे हैं, तभी तो पेट्रोल की कीमतें कम कर सके ये, तभी तो डीजल की कीमतें कम कर सके, तभी तो गैस की कीमतें कम कर सके, तभी तो ये। और देश के प्रधानमंत्री 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, ये 2,000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ के और जनता को दे रहे हैं। ये सब काम आपके सामने हो रहे हैं। बिजली के लिए सोलर पैनल्स ये लगाने के लिए तैयार है, घर घर में सोलर पैनल्स लगेंगे, उस पर ये सब्सिडी देंगे आपको, आपके बिजली के बिल नहीं आएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये जन सेवक है, जनता की सेवा के लिए आप सबके बीच में आए हैं। विकास में भागीदार बने और उस वर्ग को भी समझा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, खड़े करिए दोनों हाथ, एक बार भगवान श्री राम को प्रणाम करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान के भागीरथ, राजस्थान की जनता को पीने के पानी के लिए एक मन में संकल्प लेने वाले व्यक्ति, राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय भजनलाल जी शर्मा, तालियां बजाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। अरे जिनको आवाज जहां तक उनको पहुंचानी है वहां तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसने तो देश को गंजा किया है। इसलिए हनुमान जी की मुष्ट का, और बोलिए जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोड़ वाले हनुमान जी महाराज की, धौलागढ़ मैया की,
लालदास जी महाराज की, भर्तृहरि जी महाराज की, गिरिराज जी महाराज की। आज के इस बड़ौदा में रामगढ़ विधानसभा के हमारे प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ज्ञानदेव आहूजा जी, कैबिनेट में मेरे साथी और यहाँ के प्रभारी भाई गौतम दत्त जी, भाई संजय शर्मा जी, भाई कैलाश चौधरी जी पूर्व मंत्री, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, उम्मेद भाया जी, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह जी, हमारे महाराज जी महंत बालकनाथ जी योगी साहब जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, हमारे कठूमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, हमारे बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत जी, हमारे सपोटरा के विधायक हंसराज मीणा जी और हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भाई राजेंद्र गंडूरा जी, भाई कुलदीप जी के तो ये रिश्तेदार हैं, क्यों कुलदीप जी की तो ससुराल है, लेकिन हमारी कुछ न कुछ गंडूरा में हमारा भी है, इसलिए ये रिश्तेदार हैं। और मैं गंडूरा जी को 30 साल से जानता हूं। निश्चित रूप से इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और आपने आज भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराई है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई हमारे पार्टी के युवा नेता जय आहूजा जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हेम सिंह जी बढ़ाना साहब, पूर्व विधायक रामेश जी यादव साहब, पूर्व विधायक जयराम जी जाटव साहब, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी, इंद्रजीत सिंह पाटा साहब पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने हमारे समर्थन में पर्चा वापस लिया थे, निर्मल सूरा जी, सुमन मौजका जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस विधानसभा का नाम ऐसा नाम है, अगर दिन में 10-5 बार ले लिया तो वैसे ही तर जाओगे। ये रामगढ़ ऐसा विधानसभा है जिसके नाम लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना काम सबसे इस क्षेत्र का नाम जितना पवित्र है उतनी पवित्र यहाँ की धरती है। मैं आप सभी को नमन करता हूं भाई बहनों, और मैं आप सभी को इस रामगढ़ की धरती से एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी ने कहा, मैंने इनको बुलवा के पूरा दिखाया कि अलवर जिला तो पहले से ही है, क्योंकि बिना रूपा रेल के पानी आगे जाएगा भी नहीं, और रूपा रेल में जब पानी आएगा तो अलवर की धरती अपने आप सोना उगलेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप एक एक बात देख लेना, शब्द को पूरा करेंगे। हमने कहा था किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे, हमने किसानों की सम्मान निधि देने का काम किया। किसानों की सम्मान निधि के अलावा हमने किसानों से कहा कि आपको दिन में बिजली देंगे। अरे कांग्रेस वाले आए तो इनसे पूछना कि 5 साल में एक आध यूनिट बिजली पैदा करने का काम किया, पूरे कि 2027 तक हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर होंगे और किसान के लिए दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और आज भी हम कहना चाहते हैं। इसलिए मैं मित्रों कहना चाहता हूं, जो काम करना चाहते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वो आज जनता के बीच में जाकर के कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया। गेहूं पर एमएसपी के अलावा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा कि हम सम्मान निधि बढ़ाएंगे। आपको बताइए, सम्मान निधि का 1,000 रुपया मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, मिला कि नहीं मिला? अरे पहली किस्त मिली कि नहीं मिली? और तैयार हो जाइए, दूसरी किस्त भी तैयार है, अगले महीने दूसरी किस्त भी मिलने वाली है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना भी की, और यही नहीं, हमने वायदा किया था, क्योंकि कांग्रेस के समय से 19 पेपर में 17 पेपर लीक हुए थे। उस युवा के दर्द को हम जानते हैं, किसान के बेटे के दर्द को हम जानते हैं, किसान किस तरह से अपने बेटे को पढ़ाता है। इस कांग्रेस की सरकार ने पिता पुत्र के बीच भी खाई पैदा करने का काम किया। पिता ने कहा कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मेरे को पढ़ाइए। पिता ने उस बेटे के हौसले पर देखते हुए उसने उसके लिए पैसा खर्च किया, कोचिंग कराया, मकान दिलाया। लेकिन जब बेटे को भी उम्मीद थी कि निश्चित रूप से मैंने पढ़ाई की है, मेरा इस परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हुआ, उस पिता और पुत्र के सपने चूर चूर करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे कहा था कि हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, और आपने देख लिया 200 लोग अंदर हैं, 200 लोग अंदर हैं। और आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर जो पेपर हुए हैं, वो एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, हमने कहा था, युवाओं को भरोसा दिलाया कि चिंता मत करिए, 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। ये तो सरकारी नौकरी देंगे, और 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, 33,000 के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, और अगले महीने और गिनते जाइए। कांग्रेस वालों से कहा, आप कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने 10 महीने में, 11 महीने में क्या किया। अरे भाई जी, 1 साल तो होने दीजिए, हम एक एक हिसाब देंगे, एक एक पाई पाई आने का हिसाब दे करके बताएंगे, और फिर आपसे भी पूछेंगे, आप अपने 2 साल 3 साल दे लीजिए, और हमारा 1 साल ले लीजिए, हमने कितना काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट ने 90,000 नियुक्तियों को लेकर के हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 60,000 जो नियुक्तियां थी, वो क्या 10 महीने की थी क्या? अरे वो 10 महीने में रिक्तियां हुई थी क्या 60,000? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों और किसानों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कभी नहीं चाहते कि किसान के बेटे को रोजगार मिले, किसान के बेटे को कोई आकर के कोई नौकरी मिले। हमने 60,000 जगह निकाली है, 23,000 हमने सफाई कर्मियों की निकाली है, 7,000 जगह हमने ड्राइवरों की निकाली है।
अरे भाई ये कोई 11 महीने की थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले अगर मेरे किसान का वो बेटा अगर नौकरी लग जाती तो तुम्हारा क्या जाता? पहले मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि आपका क्या चला जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कल कह रहे थे, अभी तो काफी वोट भी मांग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से वंचित किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर वो भारत रत्न मिला तो देश के यशस्वी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलाने का काम किया। उन्हें भारत रत्न दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए 5 पंच तीर्थों का विकास करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं प्रसन्न हो गया। क्यों? कि मैं यूके गया था। लंदन के अंदर जब मैंने देखा बाबा साहब का वो तीर्थ स्थल, मैं इस तीर्थ स्थल पर ढोक लगाने के लिए गया था। मैंने वहां देखा, मेरा मन कितना प्रसन्न हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब जहां पढ़ते थे, जिस मकान में रहते थे, उस मकान को कितना भव्य और दिव्य बना करके उनकी स्मृति में एक पंच तीर्थ बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रामगढ़ और अलवर की धरती पर दलितों पर अत्याचार कौन करता आया है ये आप सभी जानते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोध में थे हमारे संजय शर्मा जी और हमारे रामेश जी, इन सब ने मिलकर के हमारे इन सब लोगों ने बातें उठाई थी। अलवर की धरती पर दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ ये धरती गवाह है। इस जिले में हरीश जाटव जी को पीट कर मार डाला। ये कांग्रेस के समय की बात। सरकार ने हत्या का मुकदमा दर्ज तक नहीं होने दिया। भटपुरा के योगेश जाटव को पीट कर मार दिया। खोडला करमाली के किशनलाल जाटव की हत्या को कौन भूल सकता है। शीतल में दलित महिला के साथ बलात्कार के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। कांग्रेस के उस राज में बलात्कारियों को कौन बचा रहा था ये तो मेरे को बताएं। इस अलवर जिले में एक दलित युवक को दूसरे राज्य में ले जाकर मार दिया गया। उन आरोपियों को भी तब बचाने का काम किसने किया? मुझे याद है यहाँ पास में ही सहजपुर गांव है, में समुदाय विशेष के लोगों ने उत्पाद मचाकर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया। तब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था। हमने बाबा साहब की स्मृति स्थल में 1.5 बीघा जमीन अलॉट की और तत्कालीन सांसद पूज्य बाबा चांदनाथ जी के सांसद कोटे से 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज वो कहना चाहते हैं अरे जूली जी कहां थे आप जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्या आपने अलवर की तरफ ध्यान दिया? क्या दलितों की तरफ आपने ध्यान दिया? अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले पहले कहां गए थे जब तुम्हारी सरकार इस तरह का अत्याचार कर रही थी? कांग्रेस दलितों में अत्याचार की घटनाओं में बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं दलित भाई पर अत्याचार किस तरह की आपकी सोच थी जो आपने काम किए। मित्रों मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस सरकार हमेशा दलित विरोधी सरकार है। यह झूठ और लूट की बात करती है, हमेशा भ्रष्टाचार की बात करती है, हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं किस तरह से तुष्टीकरण करते हैं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान निधि देते हैं। क्या जाति धर्म देखते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं जाति धर्म देखते हैं क्या? खाद्यान्न सुरक्षा में अनाज देते हैं क्या? जाति धर्म देखते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस के लोगों की ये जमीर में अंदर ये तुष्टीकरण की भावना 1947-50 के बाद से 1947 से आई हुई पड़ी है। इनको लगता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये तुष्टीकरण अब नहीं चलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हर समय गौ तस्करी के समाचार आया करते थे। उन्होंने गौशालाओं पर बोल्डर चलवाया। वही लोग जिन्होंने रामगढ़ में शिवलिंग सहित, राजगढ़ में शिवलिंग सहित अन्य मूर्तियों को ड्रिल मशीन से लगाकर उखाड़ने का काम किया। गोविंदगढ़ की घटना कौन भूल सकता है जिसमें निर्दोष किसान चिरंजी लाल सैनी को समुदाय विशेष के अपराधियों ने पीट कर मार डाला। तब की कांग्रेस सरकार उन आरोपियों को बचाती रही। कौन भूल सकता है कि अलवर में 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और अपराधी उस बीच शहर पुलिया पर फेंक कर चले गए। हद तो जब देखी गई तो भाजपा ने मुद्दा उठाया
तो उन्होंने अपराधियों की पहचान होने लगी तो सरकार ने सड़क दुर्घटना बताकर उसे श्री करना चाहा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए, उस पुलिया की सफाई करवा दी गई, सबूत नष्ट कर दिए गए। ये कांग्रेस की तुष्टिकरण का मैं आपको नमूना देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। मैं आपसे इतना कहना, इसलिए याद रखेंगे कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस इस तुष्टिकरण की भावना से चलती है, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर टकलूबाजों की क्या स्थिति हो रही है, साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, गौ तस्करी किस तरह से बढ़ रही है, उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के साथ शासित जो राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, अपराध 60% है, पंजाब हो 50% बढ़ा है, वही हमने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया तो राजस्थान में क्राइम मात्र 26% रहा, जो 80 और 82% था। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर राजस्थान में राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा, कभी ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा, ये तुष्टिकरण वालों का राज नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा जो हमेशा इस तरह की अपराधियों को छुड़ाने की बात करते हैं और अपराधियों का सहयोग करने की बात करते हैं। अपराधियों को आगाह करना कि यह डबल इंजन की सरकार, भागकर कहां जाओगे। मैंने कहा था, क्योंकि जब 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया था। आप देख रहे थे, हरियाणा से आते थे, कई इधर उधर से आते थे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीनों तरफ, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य था जो अपराधियों को शरण स्थली था। हमने कहा कि या तो राजस्थान में अपराधी आएगा नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर अपराधी राजस्थान में आता है तो राजस्थान से वापस जाएगा नहीं, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो हमने वायदा किया है, चाहे 450 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो जो 1000 से हमने 1150 किया, 3 लाख नए पेंशनर जोड़ने का काम हमने किया है। इन्होंने क्या किया, नए पेंशनर जो 60 साल से ऊपर होते थे उनको जोड़ा ही नहीं। अरे भाई, उनका क्या खोट है, उनकी तो जैसे उम्र होगी वैसे ही जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो तो 60 साल से हो गए, उनको जोड़ा ही नहीं। हमने हमारे 11 महीने के अंदर 3 लाख पेंशनरों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, एक और मैं ताजुब की बात बताना चाहता हूं आप, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। हमारे हर 3 महीने में केंद्र से पत्र आता है कि किसान सम्मान निधि में, क्योंकि जिनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका नामांतरण उनके बेटों के नाम खुलता है, उनका म्यूटेशन खुलता है, उसकी सूचना केंद्र की सरकार मांगती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन्होंने उसकी सूचना भी नहीं दी तो हमारे ऐसे जो किसानों के पुत्र थे उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाई। हमने 11 महीने में सभी को जोड़ करके केंद्र में भेजा है, उन सभी को किसान सम्मान निधि मिलने का काम हमारी सरकार ने किया है। 21,000 से अधिक विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे जारी किए गए। आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में आज उनको कहीं मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, बेचारे सड़क के सहारे कहीं ना कहीं रहते हैं अपनी झुग्गी झोंपड़ी बना करके। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करने का काम किया। मैंने कहा कोई भी ऐसा राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद की जमीन नहीं हो। हमने 21,000 से ज्यादा उन परिवारों को पट्टा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ विकास की सौगातें आने वाली हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ रामगढ़ के लोगों को, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली आप इसलिए हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर रामगढ़ के होकर के जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगे, यहाँ बड़े बड़े उद्योग भी लगेंगे, इससे हमारे रामगढ़ के लोगों का भला भी होने वाला है। मैं इतना कहना आपसे चाहता हूं। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपके बीच में सुखवंत सिंह जी आपके बीच के व्यक्ति हैं। सुखवंत जी सादगी वाले व्यक्ति हैं, वे सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। उनका नाम रामगढ़ के जन जन की जुबान पर है। वे रामगढ़ के विकास में निश्चित रूप से आपने देखा कि अभी से वो कहने लग गए कि हमें ये भी चाहिए भवन, कहीं पुलिया तो कहीं कृषि उपज मंडी बनाने की जरूरत बता रहे हैं। ये दलित वर्ग, माता बहनों, जवानों, किसानों
और गांव की बहुत चिंता करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप इनकी चिंता करें, आप इन्हें चुनाव में भारी बहुमत से विजय बना करके राजस्थान के विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर आपकी चिंताएं दूर करेंगे और निश्चित रूप से रामगढ़ का विकास होगा। रामगढ़ की सीट भाजपा प्रत्याशी की जीत, केंद्र व राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से मजबूती देगी। मैं आपसे भाजपा प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि सुखवंत जी और हमारी जो टीम सामने मंच पर बैठी है, ये मिलकर के विकास करेगी। हमने कहा कि हमारा ये पूर्वी राजस्थान, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे अलवर से होकर के, दौसा से होकर के सवाई माधोपुर होते हुए कोटा तक जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दुनिया की नजरें हैं। हमारा राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया में जहां हम गए वहां से वहां के लोग भी आने वाले हैं, राजस्थान के प्रवासी लोग भी आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये अंदर है, उनके जहन में है कि जनता से किया हुआ वायदा हम पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विश्वास जनता के अंदर है, और वो विश्वास का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ये भी जनता के अंदर विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कि आप सभी लोगों से मेरा आग्रह कि माननीय सुखवंत सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं इनको माला पहना दूं, दुपट्टा पहना दूं इनको, हैं? तो जीत की माला पहना दूं, तो आप जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पधारे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं इतना विनती करूंगा कि 2 दिन का समय है, सारे काम छोड़कर अपने अपने बूथ पर जाकर अपने मित्र को अपने रिश्तेदारी में जहां जहां भी बातचीत कर सकते हो, पूरा सब कार्यकर्ता अपने आप में सुखवंत बनकर, अपने आप को भजनलाल शर्मा बनकर, अपने आप में मदन राठौड़ बनकर